everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medha Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 11 दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर दिया हुआ है। आज की क्लास में हम अपने आगे कंसेप्ट चलाएंगे, अपना आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने काफी हद तक अपना बेसिक किया था कि चैप्टर नंबर 11 में वो कहना क्या चाहता है, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, दोनों के स्केड्यूल्स क्या होते हैं, ये सब हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा शुरू होने वाला है टॉपिक द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। अब हमने सप्लाई कर्व तो पढ़ लिया हुआ है कि सप्लाई कर्व होता क्या है, ठीक है ना। अब सप्लाई कर्व पढ़ लिया है तो अब उसकी स्लोप देखते हैं कि सप्लाई कर्व की स्लोप बनती कैसे है, ठीक है ना। सप्लाई कर्व नॉर्मली स्लोप्स अपवर्ड indicating a positive relationship between price of a commodity and its quantity supplied। कहता जो सप्लाई कर्व होती है वो मोस्टली अपवर्ड स्लोपिंग होती है, इसीलिए क्योंकि वो ये शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों इकट्ठे चलते हैं। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा, ठीक है ना। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कहते हैं जो स्लोप होती है वो बनती है रेशियो से, मतलब रेशियो किसके बीच की रेशियो, प्राइस में कितना चेंज आया है और क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, ठीक है ना। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में कितना चेंज आया है, इसकी रेशियो, इनके बीच की रेशियो से बनती है हमारी सप्लाई कर्व, ठीक है ना। चलो डायग्राम देख लेते हैं। एक तरफ हमने लिया है पीएक्स, पीएक्स यहाँ पे रेफर करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है, और क्यूएक्स रेफर करता है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज एस्टिमेटिंग एज चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। चेंज इन पी कैसे आया, वो कहता पहले मार्केट में इतना प्राइस चल रहा था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सप्लाई इतना हो गया, मतलब इतना प्राइस था, पहले इतना प्राइस था फिर इतना हो गया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है ये जो प्राइस में चेंज आया है इसको हमने डिनोट कर दिया चेंज इन प्राइस से, ठीक है। अब पहले जब इतना प्राइस था ना तो इस पे कंज्यूमर इतनी ही कमोडिटी सिर्फ अफोर्ड कर पा रहा था, इतनी ही बाय कर रहा था, ठीक है। फिर जब प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी यहाँ पे सप्लाई का कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ पे वो कहना चाहता है प्राइस जब इतना था तो इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो पा रही थी, ठीक है ना। उसने कहा जब प्राइस बढ़ गया तो प्रोड्यूसर ने सोचा अब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं ज्यादा कमोडिटी बेचता हूं, तो उसका क्वांटिटी सप्लाइड हो गई Q2, ठीक है। दैट मीन्स Q1 से हो गई Q2। अब दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ प्राइस बढ़ा है तो प्राइस के डिफरेंस को हमने लिख दिया चेंज इन P, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ी है तो क्वांटिटी के डिफरेंस को हमने लिख दिया चेंज इन Q, ठीक है। फॉर्मूला इसका आता है चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, दैट मीन्स चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। It is equal to A, B and B say in the figure. It shows the rate at which price of the commodity changes corresponding to a unit change in the quantity supplied. कहते हैं ये बताता है कि अगर एक यूनिट सप्लाई चेंज हो तो कितना फर्क पड़ेगा आपकी रेशो में, ठीक है ना। The ratio change in P upon change in Q is constant at all points of the straight line of supply curve. कहते क्योंकि सप्लाई कर्व सीधा होता है, ठीक है ना, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, इसीलिए रेशो हर पॉइंट पे, लाइन के हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, रेशो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। It points to the fact that the slope of straight line supply curve is constant or that there is linear relationship between price and quantity supplied. कहते ये थ्योरी, दैट मीन्स ये कि रेशियो चेंज नहीं होती, ये कंसेप्ट ये बताता है कि जो स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है,
ठीक है, उसके कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है, रेशो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, आई होप ये समझ लगा होगा सप्लाई कर्व कैसे होती है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की रेशियो बताती है। ठीक है ना, और ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कैसी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सप्लाई फंक्शंस। अब याद करो हमने डिमांड फंक्शंस भी किए थे। ठीक है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस, ये सब किया था, है ना। नाउ इज सप्लाई फंक्शंस की सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिमांड की तरह ऐसी क्या चीजें होती हैं जो सप्लाई में भी फर्क डालती है। ठीक है, जब हम डिमांड पढ़ते थे तो डिमांड हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। ठीक है, अब सप्लाई की बारी, तो सप्लाई हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर को पे फर्क डालते हैं सप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सप्लाई फंक्शन ये बताता है कि किसी कमोडिटी का सप्लाई होना और वेरियस डिटर्मिनेंट्स यानी उस पे क्या फैक्टर्स फर्क डालते हैं। ठीक है, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन प्राइस। कहते सप्लाई, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई डिपेंड करता है उस कमोडिटी के खुद के प्राइस के ऊपर। ठीक है ना, वो कमोडिटी का खुद का प्राइस कैसा है ये डिफाइन करता है कि सप्लाई कैसी होगी। ठीक है ना, द अदर डिटर्मिनेंट्स आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ द फर्म्स इन द इंडस्ट्री, गोल ऑफ द फर्म। कहता है इसके अलावा और भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसा पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड यानी उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या चल रहा है। दूसरा नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री में टोटल फर्म्स हैं कितनी। ठीक है, तीसरा ये कि फर्म का मेन मोटिव क्या है, गोल प्रॉफिट है या पब्लिक सर्विस मोटिव है। ठीक है, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर यूज कर रहा है उसका प्राइस क्या है। ठीक है ना, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो कैसी है, आउटडेटेड है बहुत ज्यादा या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो भी। ठीक है, देन इज बिजनेस एक्सपेक्टेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है एक बिजनेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपना अपकमिंग टाइम में बिजनेस है, साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस पे कैसे फर्क डाल रही है। ठीक है ना, the supply of a commodity is a function of several factors expressed as equation। जैसे हमने डिमांड का किया था वैसे ये है फंक्शन ऑफ सप्लाई। इस सप्लाई को जो चीजें फर्क डालती है उन फंक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं, एस एक्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, पी एक्स यहाँ पे एफ का मतलब यहाँ पे रेफर करता है फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, Px refers to own price of the commodity X यानी जो कमोडिटी आप बेच रहे हो उसका खुद का प्राइस। ठीक है, PR रेफर करता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। NF रेफर करता है कि कितनी फर्म्स है इंडस्ट्रीज पे यानी नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, G रेफर्स टू गोल ऑफ द फर्म कि फर्म का गोल है क्या, फर्म एक्चुअल में क्या करना चाहता है। PF रेफर्स टू प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो उनका प्राइस क्या है। ठीक है, T स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी आपकी किस हालत में है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या ओल्ड टेक्नोलॉजी है। EX रेफर टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस या आप फ्यूचर में अपना प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, और GP रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे फर्क डाल रही। ठीक है, इन्हें चलो थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। पहला आता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कमोडिटी के खुद का प्राइस। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से अभी तक बार बार पढ़ा है कि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, जनरली हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई। कहते हैं जनरली क्या होता है यानी नॉर्मली क्या होता है, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगी।
ठीक है ना। एंड लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड, कहते हैं और जितना प्राइस कम होगा उतना ज्यादा कम क्वांटिटी सप्लाइड होगी। ठीक है, आई होप ये पता चला होगा कि ओन प्राइस कैसे फर्क डालते हैं। अगर कमोडिटी के खुद का प्राइस बहुत ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, अगर क्वांटिटी उसका प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है ना। Price of the related goods. Supply of a good depends upon the price of related goods. Consider a firm selling tea. If price of coffee rises in the market, the firm will be willing to sell tea at its existing prices. कहते हैं रिलेटेड गुड का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्म टी बेच रही है, अगर मार्केट में कॉफी का प्राइस बढ़ जाए तो फर्म ने जो प्रेजेंट प्राइस रखा है टी का वो उसी पे अपनी चाय बेचना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो प्राइस कॉफी से कम होगा, लोग उस टाइम पे चाय ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है ना। द सेम क्वालिटी ऑफ टी विल बी सोल्ड ओनली एट अ हायर प्राइस। कहते हैं ठीक है कि अगर कॉफी का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो वो चाय का प्राइस अगर थोड़ा बढ़ा भी दे, ठीक है, तो भी लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्टिल कॉफी से सस्ती रहेगी। ठीक है, आई होप ये समझ लगी होगी आपको कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस कैसे फर्क डालता है ओन प्रोडक्ट। ठीक है। देन इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स हैं। मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। Increase the number of firms implies increase in market supply and decrease in the number of firms implies decrease in market supply of a commodity. कहते इसमें आपका सिंपल, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं वो कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म, आपकी इंडस्ट्री, मतलब लेट्स से कि आप टूथपेस्ट इंडस्ट्री में हो, ठीक है, आपकी फर्म टूथपेस्ट बनाती है, ऐसे ही साथ में और भी फैक्ट्रीज है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है टूथपेस्ट की, ठीक है ना, तो प्राइस आप ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे, मार्केट में सप्लाई ज्यादा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारी फर्म सेम चीज बना रही है। ठीक है ना। वेयर अगर कम होंगी, अगर कम फैक्ट्रीज होंगी तो आप ज्यादा सप्लाई कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई आपके पास, डिमांड ज्यादा आपके पास है। ठीक है ना, क्योंकि लिमिटेड फैक्ट्रीज है, लिमिटेड फैक्ट्रीज मीन्स लिमिटेड प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, आप अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि नंबर ऑफ फर्म्स कैसे फर्क डालती हैं। देन इज गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का गोल है क्या। इफ द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, more quantity of the commodity will be offered only at higher prices. कहते हैं अगर फर्म का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, उसका मेन गोल है प्रॉफिट कमाना, तो वो बहुत हाई प्राइसेस पे को अपनी कमोडिटीज बेचेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज सेल्स और मैक्सिमाइज आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट द सेम प्राइस। कहते हैं अगर फर्म चाहता है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो तो वो बहुत हाई प्राइसेस पे अपनी कमोडिटी बेचेगा। ठीक है। वेयर एज अगर फर्म चाहती है कि मेरी सेल ज्यादा हो, कि मेरी चीज ज्यादा बिके, तो वो उसी एग्जिस्टिंग प्राइस पे, यानी अगर प्राइस थोड़ा कम भी है उस पर भी ज्यादा सामान बेचेगा ताकि उसका सप्लाई ज्यादा हो। ठीक है। देन इज प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Supply of a commodity is also affected by the price of factors used for the production of the commodity. If the factor prices decreases, cost of production also reduces. कहते हैं अगर जिन चीजों की मदद से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर उनका प्राइस गिर जाता है तो आपकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। जाहिर सी बात है अगर लेबर सस्ती पड़ेगी तो यानी आपको चीज बनाने के लिए भी कम खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है ना। अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। इससे क्या होगा, इससे जो आपका प्रेजेंट प्राइस चल रहा है उस पर ज्यादा कमोडिटीज आप बेच पाओगे। ठीक है ना। Conversely, if the factor price increases, cost of the production also increases. In such a situation, less of the commodity is supplied at its existing price. कहते हैं अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है खर्चा भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स आपकी कमोडिटी का प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा जो कम बनेगी। ठीक है। लेस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड, दैट मीन्स कम बनेगी क्योंकि आपको लेबर बहुत महंगी पड़ रही है।
ठीक है ना। लेबर बहुत महंगी पड़ रही है, तो बताओ आप और लेबर लेके आओगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? द आंसर इज नो। अभी बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है, तो आप उसी लेबर के साथ काम करोगे, जिसके कारण क्या होगा, आप अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे। सप्लाई उसी एग्जिस्टिंग प्राइस पे आपकी नहीं बढ़ सकती एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, improvement in the techniques of production reduces cost of production. Consequently, more of the commodity is supplied at its existing price. कहते हैं टेक्निक्स, अगर आपकी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है ना। ऐसा क्यों? टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंटली काम करिए, दैट मीन्स ज्यादा सप्लाई कर सकते हो, वेयर एंड टेयर कम होगा। ठीक है ना। सप्लाई ज्यादा कर सकते हो, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग प्राइस जो आपका चल रहा है उस पर आप ज्यादा सामान बेच सकते हो। ठीक है ना। expected future prices, if the producer expects price of the commodity to rise in the near future, current supply of the commodity will reduce. If on the other hand fall in the price expected, current supply will increase. कहते हैं अब जो प्रोड्यूसर होता है ना, ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव से चलता है। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि आने वाले टाइम में मेरी इस कमोडिटी का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, तो वो अभी उस कमोडिटी की सप्लाई या अभी उस कमोडिटी की प्रोडक्शन कम कर देगा, ताकि जब प्राइस बढ़े तो उस टाइम पे वो सप्लाई बढ़ा के, प्रोडक्शन बढ़ा के जितना हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल प्राइस गिरने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो अभी के रेट पे जितना हो सके उतनी ज्यादा सप्लाई करेगा कि वो जितना हो सके अभी सारा प्रॉफिट बना ले, क्योंकि आगे जाके जब प्राइस गिरेगा तो उसका प्रॉफिट इतना नहीं बनेगा। ठीक है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी of the government also impact market supply of a commodity. कहते हैं जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी होती है, ये भी सप्लाई पे बहुत फर्क डालती है। ठीक है ना। इंक्रीज इन टैक्सेशन में डिक्रीज सप्लाई, वाइल इंक्रीज इन सब्सिडी में इंक्रीज इट। कहते हैं अब आप बताओ, एज अ प्रोड्यूसर अगर आप कोई कमोडिटी बना रहे हो और उस पे अगर टैक्स बढ़ जाए, तो क्या आप वो कमोडिटी और ज्यादा बनाओगे? द आंसर इज नो, क्योंकि टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा फिर, है ना। अगर टैक्स बढ़ गया है तो हम सप्लाई कम कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर सब्सिडी बढ़ गई है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स देना शुरू हो गई, सब्सिडी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली बात है हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, क्योंकि सब्सिडी बढ़ने से अब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको कि सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। ठीक है ना। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, there is a positive relationship between own price of the commodity and quantity supplied. Thus, more is supplied at higher prices and less of the lower prices. सिंपल जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई बस ये कहता है कि ओन प्राइस और साथ में क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कि अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस बहुत हाई है तो आप सप्लाई भी बहुत ज्यादा करेंगे, अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस बहुत कम है तो आप सप्लाई भी बहुत कम करेंगे। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको एज अ कंज्यूमर चैप्टर को मत सोचना, इस चैप्टर के लिए आपको एज अ प्रोड्यूसर सोचना है। ठीक है। एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चैप्टर पढ़ना। ठीक है ना। The law of supply states that other things remaining constant, quantity supplied increases with increase in its own price and vice versa. Simple, I hope समझ लग गई है। What is law of supply? Law of supply कहता है कि commodity के खुद का प्राइस, कमोडिटी के खुद का प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगी। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया। अब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया तो क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, उसकी स्केड्यूल एंड उसका स्लोप। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका स्केड्यूल और उसका स्लोप। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस कमोडिटी एक्स का बढ़ रहा है। ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ यूनिट्स भी हमने बढ़ा दिए, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि प्राइस बढ़ा तो यूनिट्स भी बढ़ा दिए। ठीक है ना।
Table shows that quantity supplied increases from 100 to 200 units when own price of the commodity increases from rupees 10 to 11 per unit. कहते हैं ये टेबल ये शो कर रहा है कि जब प्राइस कमोडिटी के खुद का प्राइस बढ़ा है तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी है, जो बस ये शो करता है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है ना, आई होप ये समझ लगी होगी। अब इसकी जरा हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ देख लेते हैं कैसा हो। ये देखिए इस ग्राफ में y एक्सिस पे है हमारा प्राइस, x एक्सिस पे है हमारा क्वांटिटी। यहाँ पे पहले प्राइस P था एंड क्वांटिटी वाज Q। पहले इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बन रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ा है तो देखिए क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई है, ठीक है ना। ये शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और जो हमारी सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना। हमारी अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। In figure, the supply curve slopes upward. It shows increase in quantity supplied in response to increase in its own price of the commodity. ठीक है, वो सिंपल बस यही बताना चाहता है कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व यही शो करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। अभी तक इजी है, कितना इजी टॉपिक था लॉ ऑफ सप्लाई, बस हो गया लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। अब जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं ना तो उसके साथ आती है कुछ अजम्पशंस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इकोनॉमिक्स बिना अजम्पशन के तो चलनी नहीं है। अब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते समय आती है कुछ अजम्पशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं वो अजम्पशंस क्या है। पहला, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला ये अज्यूम किया करके चलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड अजम्पशन, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन टेक्निक्स में भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड वन इज नो चेंज इन दी गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का गोल भी ज्यादा मतलब फर्म का गोल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सब ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स हमें थ्योरेटिकली बता रही है, ठीक है। इसलिए ये अज्यूम करके चला जाता है कि ये सब कांस्टेंट है, वेयरएज रियल लाइफ में ये सब कांस्टेंट नहीं रहेगा ज्यादा देर तक, ठीक है ना। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, ये भी सोच के चला जाता है कि आने वाले टाइम में कमोडिटी के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। फिर लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज, ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज नहीं होगी। बेसिकली इन शॉर्ट सप्लाई के सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट मान के चले जाते हैं एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, उसको छोड़ के सारे फैक्टर्स को अज्यूम करके चला जाता है कि उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। Broadly, the law of supply assumes that all the determinants of supply of a commodity other than own price of the commodity remains constant, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है बेसिकली कि कमोडिटी के खुद का प्राइस छोड़ के जितने भी बाकी फैक्टर्स है, जितने भी बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब क्या है, अजम्पशंस आई हैं तो कुछ एक्सेप्शंस भी आई हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, देखते हैं क्या होती है। पहली, द पॉजिटिव, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी मे नॉट होल्ड गुड इन सर्टन सिचुएशन, यानी ये ज्यादा देर तक जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करे, ठीक है। किन सिचुएशंस में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाती। पहला, एग्रीकल्चरल आउटपुट,
The law of supply does not apply strictly to agricultural output as it is governed by natural factors. If due to natural calamities there is fall in the production of wheat, then its supply will not increase and no matter what the price is. कहते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है. पहला है हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट. एग्रीकल्चरल आउटपुट मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम होता है वो सब पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये सारा नेचुरल फैक्टर्स या हम कह सकते हैं वेदर कंट्रोल करता है जो किसी भी ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है ना. नेचुरल क्लैमिटीज का मतलब है कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, उसके कारण अगर आपकी वीट फॉर एग्जाम्पल लेके चले, अगर आपकी वीट की प्रोडक्शन खराब होती है या कम होती है तो उस टाइम पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा. ठीक है. उस टाइम पे आपकी सप्लाई बढ़ नहीं सकती है चाहे आपका प्राइस जो मर्जी हो. ठीक है ना. ये शो कर रहा है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट के टाइम पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता. ठीक है. सेकेंड इज गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस. Goods of supply goods of social distinctions will remain limited even if their price tends to rise. कहते जो गुड्स सोशल डिस्टिंक्शंस में आते हैं उनका प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए उनकी सप्लाई में फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना. पेरिशेबल गुड्स. At a given point of time, seller may be willing to sell more of a perishable goods even at a lower price. This is because shelf life of perishable goods is very short. कहते हैं थर्ड कंसेप्ट इज पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स का मतलब है ऐसा हो सकता है कि सेलर पेरिशेबल गुड्स को कम प्राइस पे बेचने को भी तैयार हो जाए. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. शेल्फ लाइफ मीन्स उनकी एग्जिस्टिंग की वो कितनी देर तक स्टे कर सकते हैं, उनकी वो लाइफ बहुत कम होती है. इसीलिए प्रोड्यूसर ये कर सकता है, लॉस होने से बेटर है कि वो थोड़ा सस्ते में बेच दे. ठीक है ना. आई होप ये समझ लगी होगी. प्रोड्यूसर ऐसा सोचते हैं कि भाई लॉस होने से तो बेटर ही है कि मैं थोड़ा सस्ते में सामान बेच दूं. ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. अब जैसे हमने बजट लाइन पढ़ी थी कि वो मूव होता है, शिफ्ट होता है, वैसे ही सप्लाई कर्व होती है. सप्लाई कर्व हमारी मूव भी होती है, शिफ्ट भी होती है. लेकिन नाउ द पॉइंट इज किन कारणों के कारण हमारी सप्लाई कर्व या तो मूव होती है या तो शिफ्ट होती है. ठीक है ना. Change in quantity supplied refers to increase or decrease in quantity supplied of a commodity in response to increase or decrease in own price of the commodity. कहते हैं change in quantity supplied का मतलब है कि commodity के खुद के प्राइस में फर्क आने के कारण या वो बढ़े या कम हो, उसके बढ़ने या कम होने के कारण क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ठीक है. ये तो हमने पढ़ ही लिया कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट अज्यूम करके चला जाता है. ठीक है ना. इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. Change in supply, on the other hand, refers to increase or decrease in quantity supplied of a commodity in response to change in other determinants of supply, other than own price of the commodity. It is expressed through shifts in the supply curve, forward or backward shift. अब आपको easily मैं बताती हूँ, अगर quantity supply आए तो कर्व क्या होगी, मूव होगी. ठीक है ना. शिफ्ट नहीं होगी, मूव होगी. अगर सप्लाई आता है यानी अगर आप क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हो तो मूव होगी. लेकिन अगर आप चेंज इन सप्लाई की बात कर रहे हो तो शिफ्ट होगी. ठीक है. अब क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में क्या फर्क होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, समझा है अच्छे से. ठीक है ना. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अगर आया दैट मीन्स आपकी कर्व मूव होने वाली है. और अगर चेंज इन सप्लाई आया दैट मीन्स आपकी कर्व क्या है, शिफ्ट होने वाली है. ठीक है ना. पहला है मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड.
ठीक है। when due to change in own price of the commodity its quantity supplied changes, it is expressed by different points on the supply curve. It is called movement along the supply curve or change in the quantity supplied. कहते जब सप्लाई के सारे डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट हो एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, तो क्या होता है, तो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है जिसके कारण सप्लाई कर्व क्या करती है, मूव करती है। ठीक है। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कहते हैं अगर प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है। और अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है। आई होप ये समझ लगी होगी व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब कमोडिटी के खुद के प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़े देन इट इज एक्सटेंशन। अगर प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो देन इट इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। मूवमेंट में अगर मूव हो रही है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। ठीक है ना। वेयर एज शिफ्ट इन सप्लाई, ये चेंज आता है तब जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आए बाकी सारे फैक्टर्स के कारण एक्सेप्ट द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। दैट मीन्स जब क्वांटिटी सप्लाई में फर्क पड़े लेकिन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स के कारण फर्क पड़े। ठीक है। मूवमेंट में क्या था, सिर्फ प्राइस में फर्क पड़ रहा था, बाकी सब कांस्टेंट था। शिफ्ट में क्या होता है, सब कुछ काम करता है, सिर्फ प्राइस कांस्टेंट रहता है। ठीक है। वाइस वर्सा सिचुएशन। ठीक है। In such a change in technology or change in input price, it is called shift in supply curve. In this case, the entire supply curve either shifts upward or shifts backward. कहते इस केस में क्या होता है, इस केस में पूरी की पूरी सप्लाई कर्व या तो फॉरवर्ड शिफ्ट करती है या तो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है। ठीक है ना। When due to change in these other factors supply falls, it is called decrease in supply, and when supply rises it is called increase in supply. कहते हैं बाकी सारे फैक्टर्स के कारण अगर सप्लाई गिरती है तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, और अगर इसके कारण आपकी सप्लाई बढ़ती है तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आज के ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है। आज बस इतना ही करते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं जितने हमने आज टॉपिक्स के, नहीं तो आगे और थ्योरेटिकली में जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा हौच पौच मिक्स हो जाए। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना डायग्राम्स के ड्यूज देखेंगे कि एक्सटेंशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, बैकवर्ड शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट क्या होती है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।